Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu editorial analysis for 24th of June 2020। तो 24 जून 2020 का editorial analysis देखेंगे सबसे पहले। Before we start, those who want to join the TEMS portal or those who want to get the current affairs PDF, they can get that from the links given in the description and comment section below। इसके अलावा जिन लोगों को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने हैं, दे कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक दैट, उसमें कोई वो नहीं करने वाली बात है, ठीक है ना। तो यू कैन डू दैट फ्रॉम योर साइड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आप करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे ये मेंस आंसर राइटिंग में भी हम इन क्वेश्चंस को पुट करेंगे, लेकिन जो लोग वहाँ नहीं लिख सकते, पोर्टल में नहीं लिख सकते, वो कमेंट सेक्शन में नीचे प्लीज़ अपने व्यूज़ और थोड़े कीवर्ड्स की पॉइंट्स आप देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू एलिविएट द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स इन दीज अनसर्टेन टाइम्स। ऐसे टाइम में किस तरीके से आप फार्मर्स की प्रॉब्लम को एलिविएट करने के लिए क्या स्टेप्स उठा सकते हो। दूसरा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर सुप्रीमेसी इन ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटजी ऑफ अ नेशन, डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना, व्हाट फर्दर नीड्स टू बी डन ऑन दिस फ्रंट। तीसरा क्वेश्चन है, वी नीड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड लर्निंग, कमेंट। तो ये तीनों आर्टिकल आज के हिंदू एनालिसिस पार्ट से ही लिए गए हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है अरेस्ट द वायरस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस आर्टिकल में देखो केवल करंट जो गवर्नमेंट है उसके अपोज में ये आर्टिकल लिखा गया है। राजीव भार्गव द्वारा ये आर्टिकल लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट इज़ यूजिंग और मिस यूजिंग इट्स पावर टू कर्टेल द लिबर्टी एंड द पार्ट जो लिबर्टी लोगों को मिलनी चाहिए, सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, उसको किस तरह से कर्टेल किया जा रहा है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल को बताने का रीज़न ये है कि यहाँ पहले तो 2-3 फैक्ट आपको आर्टिकल्स के रिगार्डिंग मिल जाएंगे एंड कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आप दूसरी जगहों पे यूज़ कर सकते हो। जैसे GS2 के कोई क्वेश्चन आएगा, लिबर्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, लॉ के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टायरनी एंड स्लेवरी के ऊपर बहुत अच्छा कमेंट ऑथर ने लिखा है, आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर इम्प्लाइड बाय द एब्सेंस और सेलेक्टिव यूज़ ऑफ लॉ। मतलब कि जब आप आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर कर रहे हो और उस समय लॉ का अब्सेंस हो या सेलेक्टिव यूज़ ऑफ लॉ हो, मतलब किसी के लिए लॉ यूज़ किया जाए, किसी के लिए ना किया जाए, देन दैट इज़ डीपली ट्रबलसम, मोर सो व्हेन एक्सरसाइज्ड बाय अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छा कोट है जो आप यूज़ कर सकते हो कि जब इस तरह से आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर होता है या सेलेक्टिव यूज़ ऑफ पावर होता है और सेलेक्टिव यूज़ ऑफ लॉ होता है, एब्सेंस ऑफ लॉ होता है, तो ऐसे केस में ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाता है एंड मच मोर व्हेन एक्सरसाइज्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब आप सोचो कि चलो डेस्पोटिक गवर्नमेंट हो, हिटलर टाइप कोई गवर्नमेंट हो और वो आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर करे एंड वहाँ पे लॉ की कमी रहे, तो दैट इज़ चलो एक बार आप समझ सकते हो कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, दैट शुड बी द नॉर्मल। बट इफ दैट थिंग इज डन बाय अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट देन दैट इज हाईली ट्रबलसम फॉर द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। इसके बाद ऑथर ने कहा है कि लॉज की इंपॉर्टेंस बताई है कि लॉज इनेबल अवर एक्शंस एंड इंटरेक्शंस टू बिकम ब्रॉडली प्रिडिक्टेबल। लॉज के कारण आपके एक्शंस जो हैं थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंडिया में लॉ है कि लेफ्ट साइड से ही गाड़ी चलानी है ना, तो आप इधर से निकलेंगे तो भी लेफ्ट जाएंगे, उधर से आएंगे तो भी अपने लेफ्ट से ही आएंगे, तो आपको पता है आपका एक्शन प्रिडिक्टेबल है। बट कहीं कहीं यहाँ पे क्या है कि आप ज़्यादा फ्रीडम भी महसूस करेंगे। अगर आपको लॉ पता है, अगर आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बहुत फ्रीली आप गाड़ी चला सकते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुझे लेफ्ट में चलाना है कि राइट पे चलाना है। बट जहाँ पे लॉ नहीं है, जहाँ पे आर्बिट्ररीनेस आ जाती है, वहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाट ऑथर वांट्स टू से कि लॉज का बहुत इंपॉर्टेंस है। दे इनेबल अवर एक्शंस, दे इनेबल अवर इंटरेक्शंस एंड बिकम ब्रॉडली प्रिडिक्टेबल। मेनी ऑफ अवर फ्रीडम रिक्वायर दैट द आर्बिट्ररी बाय विच मींट अनप्रिडिक्टेबल, रैंडम और अनएक्सपेक्टेड डज नॉट थ्रो अस ऑफ द बैलेंस। ऑथर ने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम फ्रीडम मेंटेन करके रखें तो हमको यही कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी आर्बिट्ररी चीज़ें हमारे सामने ना आए या अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ना आए, प्रिडिक्टेबल रहे तो ज़्यादा बेहतर है। द आर्बिट्ररी ब्लॉक्स द फ्रीडम। और सिंपल सी बात है कि जो आर्बिट्ररी चीज़ होती है वो हमारी फ्रीडम को ब्लॉक करती है। लॉज अगर हैं तो वो हमारी फ्रीडम को ब्लॉक नहीं करते। एक्चुअली लॉज तो आपके एक्शंस को और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। जहाँ पे लॉज नहीं बने हैं और जहाँ पे स्टेट के विम्स एंड फैंसेस में आप आ जाएंगे, वहाँ पर आपकी फ्रीडम जरूर ब्लॉक होगी। तो दिस अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, जो ये लाइन्स है बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी गई हैं। यू शुड यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। अब यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ कहा है, ये तो चलो आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ एक पावर हो गया। Even more basic feature of arbitrariness, one that produces much greater harm, is to be at the mercy of the whims and fancies of someone else, especially the powerful.
आर्बिट्रेरीनेस तो चलो एक प्रॉब्लम है कि लॉज आर्बिट्ररी है या लॉज रैंडमाइज्ड है, हमको पता नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा एक और प्रॉब्लम ये है कि जब आप पावरफुल के मर्सी पे हो जाते हो, मतलब कि सपोज एक ट्रैफिक जैम में आप फंसे हुए हो, ट्रैफिक लाइट्स आपने फॉलो की है, अब आपको एक पुलिस वाले ने, जो ट्रैफिक पुलिस वाले उसने आपको रोक लिया। Now he is charging a challan to you when you followed all the instructions, when you followed all the traffic lights। चलो एक कोई चीज़ नहीं रही होगी, लेकिन आपने बाकी सारे नियम कानून सब किए थे, बट सपोज उस व्यक्ति को आपके ऊपर थोड़ा डाउट हो गया, या आपकी गाड़ी उसको पसंद नहीं आई, या आपकी शक्ल उसको पसंद नहीं आई, तो इन किसी भी कारण से वो आपसे चालान भरवा सकता है, कोई भी कारण ढूंढ के आपसे भरवा लेगा, और दूसरे व्यक्ति ने जिसने कोई लॉ फॉलो नहीं किया होगा उसको छोड़ देगा। तो यही होता है कि ये होता है कि जब कोई ताकतवर होता है, हु हैज़ द पावर टू फॉरगिव, जिस व्यक्ति के पास ताकत होगी फॉरगिव करने की, माफ़ी देने की, वो क्या करेगा, किसी को देगा किसी को नहीं देगा। तो आप क्या हो जाते हो, यू आर एट द मर्सी ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की दया के पात्र हो जाते हो, मतलब उस व्यक्ति की दया के उस पर अधीन हो जाते हो कि वो अगर दया कर देगा तब तो आप बाहर हो जाओगे, लेकिन अगर दया नहीं करेगा तो आप वहाँ पे परेशान रहोगे। तो यही चीज़ है कि आर्बिट्रेरीनेस तो एक दूसरी बात है, दूसरी चीज़ से भी ज़्यादा डेंजरस थिंग है कि टू बी एट द मर्सी ऑफ द विम्स एंड फैंसीज ऑफ समवन एल्स, स्पेशली द पावरफुल। ओके, सो दैट इज़ द थिंग विच ऑथर वांट्स टू कन्वे हियर। इसके बाद ऑथर ने यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हैं कि कहाँ पे राइट्स इंडिया में इस समय सबसे अधिक जो इफेक्ट हुए वो है एक्टिविस्ट के साथ। एक्टिविस्ट जो रहें, चाहे वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे वो लेफ्ट विंग के एक्टिविस्ट आपको दिखे हों, चाहे आप जिनको आप कम्युनिस्ट बोलते हैं, अर्बन नक्सल जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना, मतलब यूज जिनके लिए टर्म होता है बेसिकली, तो उनके लिए ऑथर ने कहा है कि जो एक्टिविस्ट रहे हैं उनके आर्टिकल 21 हो गया, जो लाइफ एंड लिबर्टी का आर्टिकल है, नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी without held without properly following procedures prescribed by law। आर्टिकल 22 बोलता है anyone arrested and detained must be informed the grounds of such arrest and must be brought before the competent legal authority within a prescribed time frame। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसका बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ होना चाहिए था, लेकिन उसका भी ब्लेटेंट मिसयूज़ किया जा रहा है इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ऑथर ने कहा कि ये तीन जो बेसिक राइट्स हैं, आर्टिकल 21 रिगार्डिंग लिबर्टी, आर्टिकल 22 रिगार्डिंग द डिटेनिंग एंड ऑल, कि किस तरीके से उसको आपको ग्राउंड बताना है, एंड देन थर्ड इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड ऑल, तो इन सब का मिसयूज़ किया जा रहा है रिगार्डिंग द एक्टिविस्ट्स एंड ऑल, उनकी जो लिबर्टी उसको कर्टेल किया जा रहा है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग हियर। ओके, सो दिस वाज आर्टिकल 1। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आपको समझ में आई होगी चीज़ें इस आर्टिकल की। आगे मूव करते हैं दूसरे आर्टिकल्स की तरफ। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, द शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर। अब इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया कि किस तरीके से एयरफोर्स अपना रोल प्ले करती है और इंडिया की एयरफोर्स को क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है व्हेन वी कंपेयर इंडियन एयरफोर्स विद द चाइनीज़ एयरफोर्स। इसके अलावा ऑथर ने ये भी बताया कि कैसे आगे आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स अपने उस एडवांटेज को लूज़ कर जाएगी अगर हमने सीरियस स्टेप्स नहीं उठाए तो। सबसे पहले ऑथर ने डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के बारे में बोला है कि 1986 एंड 1987, जब 1986 का विंटर था, 1987 का समर था, तो वहाँ पे इस तरह से डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के लिए स्टार्टिंग की गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कैंप एट वांगडंग ग्रेजिंग ग्राउंड इन द सुमड्रोंग चू वैली। तो यार सुमड्रोंग चू वैली अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ द तवांग रीजन है। तवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है, ठीक है ना। ये वही एरिया है जहाँ पे 1962 के वॉर में चाइना ने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर पावर दिखाई थी। सुमड्रोंग चू वैली याद रखिएगा, तवांग के पास है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के पास है। हमारे उस समय जो ट्रायो था, जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी, लेफ्टिनेंट जनरल नरहरी एंड मेजर जनरल JM सिंह, दे पुट टुगेदर अ लॉजिस्टिकली वायबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी दैट स्पूक्ड द चाइनीज़ विद नंबर्स। ओके, तो वहाँ पे चाइनीज़ परेशान हो गए थे। कैसे? बहुत ज़्यादा फायर पावर, बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में, विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन हमने वहाँ पे लोगों को अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया। देन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका था हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू फैसिलिटेट एंड सस्टेन दिस डिप्लॉयमेंट। तो वहाँ पे उस समय बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की अवेलेबिलिटी से और ज़्यादा ये पावरफुल हो गया हमारा जो एक तरह से मोबिलाइजेशन था। दैट वाज नॉट ऑल, they even developed an offensive strategy to take the battle to ली क्या था उस समय? द फॉरवर्ड मोस्ट PLA, जो वहाँ की जो आर्मी है चाइना की, वहाँ का बेस है ली में, तो वहाँ तक हम
जो ये था वो पहुंचा 86-87 का जो कन्फ्रंटेशन था वो वहाँ तक पहुंच गया था ना। हुआ ये कि ये जो है ये एक डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी होती है जिसमें मिक्स ऑफ मिलिट्री पावर, मिक्स ऑफ एयर पावर, इन सब का मिक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये 86-87 में जो ट्रायो का नाम था, इसका नाम लिख करके आप ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटजी के बारे में बता सकते हो। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया कि हमारा बाय ऑल द रीसेंट ऑपरेशनल असेसमेंट, अगर आप रीजनल ऑपरेशनल असेसमेंट्स करेंगे, चाहे वो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का हो, इसमें सब में यही बताया कि जो इंडियन एयरफोर्स है दैट इज हैविंग मच मोर एडवांटेज दैन द चाइनीज आर्मी, चाइनीज एयरफोर्स। ओके, तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स जो है उनसे ज़्यादा एडवांटेज में है हम। जो हमारा फाइटर फ्लीट है, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKIs, मिराज 2000 SNMI एंड मिग 29S जो हैं, दे आर सुपीरियर टू J10, J11S, Su-30 MKKS, तो इनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। IAF हैज़ मोर ऑपरेशनल बेसिस दैन द PLAAF क्लोज टू द LAC। अगर आप LAC के पास देखो तो इंडियन एयरफोर्स के ज़्यादा ऑपरेशनल बेसिस हैं दैन दैट ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, है ना। एंड देयर इज रीजनेबल रिडंडेंसी एंड सर्वाइबिलिटी टू विदस्टैंड एन इनिशियल अटैक ऑन IAF बेसिस बाय द PLA रॉकेट फोर्सेस। तो हमारे पास एक मतलब कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है कि हम विदस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन दो एरिया ऑफ कंसर्न्स है। दो एरिया कंसर्न्स क्या है? द फर्स्ट इज अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस नेटवर्क स्ट्रंग अप बाय द PLA-AF इन तिब्बत कंप्राइजिंग द S-300, S-400 एंड HQ-9 सिस्टम। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस नेटवर्क सिस्टम बना रखा है तिब्बत के रीजन में, ठीक है ना। तिब्बत रीजन में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस नेटवर्क, मतलब कि हम कोई अटैक अगर करते हैं तो उसको डिफेंड करने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी चाइनीज वहाँ पे ग्राउंड में बना करके रखते हैं, ठीक है ना। सेकेंड जो एडवांटेज है दैट द PLA-AF हैज़ इन द लॉन्ग रेंज एयर डिलीवर्ड क्रूज मिसाइल। तो उनके पास 500 किलोमीटर से लेकर के 3000 किलोमीटर तक के लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स भी हैं। और वहीं पे अगर हम देखें तो हम ब्रह्मोस का यूज़ करते हैं जिसका की रेंज केवल 300 किलोमीटर तक रहता है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग रेंज के केस में भी चाइना के पास एक बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज है। ओके, तो यहाँ पे ऑथर ने ये चीज़ बोली है। लेकिन अगर दूसरे एरियाज देखें जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स मतलब सिग्निफिकेंट एडवांटेज है उसके पास, तो वो है एरियल मोबिलिटी डिपार्टमेंट। एरियल मोबिलिटी डिपार्टमेंट जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट फ्लीट C-17 आ जाता है, ग्लोब C-17 आ जाता है, IL-76S आता है, AN-32S, C-130S, दे आर प्रोफिशिएंट इन डाइवर्स रोल्स एज द बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ काफ़ी अच्छा रोल ये एरियल मोबिलिटी डिपार्टमेंट में, एरियल ट्रांसपोर्ट एरियल मोबिलिटी में करते हैं। वेयर देयर इज रैपिड ट्रूप इंडक्शन इनटू मेजर बेसेस और एट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स लाइक DBO, न्योमा और मेचुका। तो अगर हम DBO जैसे कि दौलत बेग ओल्डी रोड है, न्योमा हो गया, मेचुका हो गया, यहाँ पर अगर हमको तुरंत की तुरंत वहाँ पे लैंडिंग करनी है या रैपिड ट्रूप इंडक्शन करना है, जल्दी से अपनी ट्रूप को वहाँ पहुँचाना है, तो इन सब में भी इंडियन एयरफोर्स के पास एक एडेड एडवांटेज है। इसके अलावा चिनूक हमारे यहाँ आ रहा है, Mi-17 है, एंड US आर्मी से हम अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी ला रहे हैं विच आर हैविंग वेरी लीथल फायर पावर। तो इन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद हम 12,000 से 14,000 तक के एल्टीट्यूड फीट में भी हम बहुत अच्छे से अटैक कर सकते हैं। तो ये सब एडेड एडवांटेज है जो कि इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। ऑथर ने लास्ट में ये बोला है कि चाइना के पास एक बहुत अच्छा कॉम्पिटेंस है इन द फील्ड ऑफ सर्विलेंस के फील्ड में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। याओगन सीरीज़ के लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का यूज़ वो करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, एंड वहाँ से वो क्या करते हैं कि एक नज़र बना कर करते हैं, मॉनिटरिंग सर्विलेंस का काम करते हैं। अगर हमको इनको काउंटर करना है इस जगह पे तो हमको भी स्पेस बेस्ड सर्विलेंस एसेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, एयरबॉर्न सर्विलेंस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताई है कि हमको ये भी करना पड़ेगा। एंड ऑथर ने कहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स को एडवांटेज है वो बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, आगे आने वाले समय में थोड़ा कम होगा एडवांटेज। क्यों? क्योंकि PLA-AF जो है यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स जो है आपका, वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है इन द एयरफील्ड एयरफोर्स डिपार्टमेंट। तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा PLA-AF कर रहा है। और वहीं पर हमने क्या किया, बजटरी कट किया है, हमने अपना डिफेंस बजट कम कर रहे हैं। तो हमको भी चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स में डेवलप करें, अपने एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। एंड चॉइस ये नहीं कि इंडियन एयरफोर्स को क्या ज़रूरत है, चॉइस ये है कि कंट्री को क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑथर ने वही चीज़ बोली है कि हमको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको मॉडर्नाइज और करने की ज़रूरत है और अपना जो एडेड एडवांटेज उसको लूज़ नहीं करना है।
ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया बेसिकली कि किस तरीके से एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और हमको बहुत जल्दी ये समझने की ज़रूरत है कि जो वर्ल्ड है वो एक कनेक्टेड प्लेस है, और उसी तरीके से एजुकेशन को भी कनेक्टेड बनाने की ज़रूरत है, एजुकेशन को भी कनेक्टेड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड अपने आप में खुद कनेक्टेड है, एक नेशन दूसरे से कनेक्टेड है, एक सब्जेक्ट दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी सब्जेक्ट आइसोलेशन में नहीं हो सकता, चाहे वो हिस्ट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो ज्योग्राफी क्यों ना हो, हिस्ट्री भी ज्योग्राफी पर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि कुछ पासेज नहीं होते तो कभी भी आपके ग्रीक्स ये सब नहीं आ पाते, या आपके जो मुगल्स हैं वो नहीं आ पाते। तो ये जो पासेस होते हैं ये ज्योग्राफी के फीचर हैं, और जो आने वाली पावर्स हैं हिस्ट्री का पार्ट है। तो आप दोनों को देखो, दोनों ही जुड़ गए। अब जब कोई नई पावर आती है तो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है, पॉलिटी को इम्पैक्ट करती है, सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, तो हर सब्जेक्ट जो है अपने आप में कनेक्टेड है। तो यही चीज़ ऑथर ने यहाँ बोली है कि आपको कनेक्ट करके ही पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से आपको पढ़ना है कि उसने किस तरीके से इकोलॉजिकल चेंजेस किए हैं, लैंडस्केप में क्या चेंजेस किए। इसके अलावा जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कुरुक्षेत्र में ही क्यों सारे पुराने बैटल्स होते हैं, कुरुक्षेत्र क्यों, दिस हैज़ बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी एज वेल, कि कुरुक्षेत्र वाले रीजन में ही क्यों सारे बैटल्स हुए थे। तो उसके भी ज्योग्राफिकल रीजन्स है कि क्यों वहाँ पे उसकी लोकेशन ऐसी है, वो एंट्री गेट में है, पंजाब वाले एरिया से जब जहाँ पासेस है वहाँ से एंट्री होती है तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र मिलता है ना। तो ये चीज़ ऑथर ने बोली कि आपको इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ना है। आपको ब्रिटिश रेलवेज इंडिया में लेकर आए, ठीक है ना, तो ये हिस्ट्री हो गई, डेट हो गई 1853 एंड ऑल, लेकिन उसका यूज़ क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, एंड ट्रेन की जो पावर थी पहले वुड से आती थी तो उससे पेड़ कटने लगे, डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो उससे इकोलॉजिकल में क्या चेंजेस आए। जब इकोलॉजी में चेंजेस आए तो जो गाँव जो जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनके राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़े, सोसाइटी में क्या चेंजेस आए। देखो तो इतना कनेक्टेड है सारी चीज़ें हर लेवल पे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे हियर। अब इसके अलावा ऑथर ने कहा कि आपको करिकुलम चेंज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अगर आपको कनेक्टेड तरीके से पढ़ाना है। जैसे कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की शुरुआत जो है वो पीरियोडिक टेबल से करने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, सेल से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फार्मिंग से स्टार्ट करो। आप बताओ कि किस तरीके से पहले ऑर्गेनिजम्स आए, किस तरीके से सेल्स आए, किस तरीके से फार्मिंग स्टार्ट हुई, है ना। ये इन्फॉर्मेशन आप उनको दो जिसकी पहले ज़रूरत है। पहले आप उनको नाइट्रोजन साइकिल्स बताओ, केमिस्ट्री में उनको पहले नाइट्रोजन कार्बन साइकिल बताओ, वाटर साइकिल बताओ, यहाँ से स्टार्ट करो, पीरियोडिक टेबल से नहीं। ऑथर ने ये भी कहा है कि आपको लिंकेजेस ढूंढने पड़ेंगे, कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे से लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से। तो आपको अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी, ना केवल करिकुलम चेंज करना पड़ेगा बल्कि आपको अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी जिस अप्रोच से आप पढ़ाते हैं। करिकुलम डेवलपर्स विल हैव टू रीस्ट्रक्चर एंड रीबिल्ड द मटेरियल्स यूज्ड टू इम्पार्ट नॉलेज। तो जो नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए मटेरियल है उसको भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी और रीबिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी जो मटेरियल्स है। अप्रोच जो होती है पढ़ाने की, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे अमिताभ घोष की किताब है द ग्रेट डिरेंजमेंट। द ग्रेट डिरेंजमेंट में इट इज़ अबाउट इम्पीरियलिज्म एंड इट्स रोल इन क्लाइमेट चेंज। द ग्रेट डिरेंजमेंट जो है वो इम्पीरियलिज्म यानी जो हिस्ट्री का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है क्लाइमेट चेंज में, इकोलॉजी में, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू थ्रू दिस आर्टिकल। ओके, मैं नहीं, जो ऑथर है उसने क्या कहना चाहते हैं इस आर्टिकल से। क्रॉप ऑफ आयरनीज। अब क्रॉप ऑफ आयरनीज में ऑथर ने बताया बेसिकली फार्मर्स की प्लाइट को, और फार्मर्स कोविड-19 के टाइम में कैसे और परेशान हुए। तो कोविड-19 तो अपने आप में फार्मर्स को परेशान करने वाला था। इसके अलावा क्या हुआ कि रबी क्रॉप जैसे ही हार्वेस्ट होने वाले थे वहाँ पे अनसीजनल रेनफॉल आ गई, बारिश हो गई। इसके अलावा जो लोकस्ट इन्वेजन हुआ उसने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। देन लूमिंग लोन्स दैट द फार्मर्स वर पुश्ड टू अ टेल स्पिन ऑफ पॉवर्टी। लोन्स जो थे उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ते गए। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोराटोरियम किया था, लेकिन हर जो किसान है उसने बैंक से ही लोन तो नहीं लिया था, किसी ने ज़मींदार से लिया था, किसी ने प्राइवेट ओनर से लिया था। तो इस तरीके की चीज़ें थी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ इस प्रयास किए, जैसे कि उन्होंने हाइक कर दी एमएसपी 14 क्रॉप्स की, बट लेकिन पूरा इस तरह से पूरा रिलीफ, प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल पाया, क्योंकि मैन पावर से लेकर के मशीनरी तक सारी चीज़ें जो थी वो स्टोरेज की प्रॉब्लम्स थी, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप में आ रही थी। अब ऑथर ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट कुछ सजेशंस देते हैं, उन सजेशंस को अपन देख लेते हैं। अब आपको ये बता रहा हूँ, GS3 में डायरेक्टली आप इन सजेशंस को लिख लेना। पहला उन्होंने दिया कि मूव टू फूड क्रॉप्स फ्रॉम कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स से मूव करने की जरूरत है फूड क्रॉप्स की तरफ। दूसरा ऑथर ने बोला कि गो लोकल, मतलब कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं गो लोकल मैसेज एंड इन्वेस्ट इन रीडायरेक्टिंग सप्लाई चेन्स लोकली। सप्लाई चेन्स आपको लोकली रीडायरेक्ट करने की जरूरत है, लोकल आप चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। दिस इज द सेकंड ओपिनियन ऑफ द ऑथर।
थर्ड इज इंक्रीज गवर्नमेंट एलोकेशन टू पुअर फार्मर्स थ्रू पीएम किसान स्कीम बाय इंक्लूडिंग एवरीवन इवन दोज हु डू नॉट ओन द लैंड। तो आपको पीएम किसान में ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करने की जरूरत है जो लोग बिल्कुल लैंड ओन नहीं करते हैं, ना केवल वो जो ओन करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनको भी इंक्लूड करो पीएम किसान में जो लैंड ओन नहीं करते हैं। चौथा जो पॉइंट है, इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो टाइमली आप सीड्स और फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर दो, है ना। इसके लिए आप ग्राम सभास को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। देन फिफ्थ है, इन्वॉल्व फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस इन द प्रोसेस टू इंश्योर द सेफ गार्डिंग ऑफ फार्मर्स राइट। फार्मर्स राइट्स को बचाने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को आप इंक्लूड कर सकते हो। अब ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि वर्ल्ड हंगर डे जो था वो 28 मई को था। उस दिन रिपोर्ट आई, उसके पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई जिसमें इंडिया की पोजीशन 102 थी आउट ऑफ 117। तो पॉवर्टी और हंगर में भी हम बहुत आगे हैं, है ना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग थी 102 आउट ऑफ 117 थी। तो ये सब देखते हुए जो ऊपर सजेशन है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है और फार्मर्स को रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है, क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है और इस तरह से गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए कि प्राइजेस फ्लक्चुएशन का ज़्यादा इम्पैक्ट फार्मर्स पे ना पड़े। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें अगर, तो ये पब्लिश करता है यूएस बेस्ड। देखो पहले इसको 2006 में स्टार्ट किया गया था, तब इसको इफ्प्री पब्लिश करता था, यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट निकालता था। ये चीज़ चल रही थी 2006 में। 2007 में इसमें 2 एनजीओ आ गए, जैसे कि आयरिश एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इसका को पब्लिशर बन गया। 2018 में इफ्प्री हट गया और अब 2 लोग बचे हैं, वेल्ट हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो अगर आपसे प्रेजेंटली पूछे कि कौन निकालता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो वो निकालता है वेल्ट हंगर लाइफ और दूसरा आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलकर के निकालते हैं। तो दिस वाज द फैक्ट रिगार्डिंग दिस एंड दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स एंड दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।